तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम बात करेंगे राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारा ये क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारा यह क्लास उन सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हाल ही में होने वाले ग्रुप बी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्लास। आज का हमारा पहला क्लास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्पेसिफिक मेंशन फॉर रेलवे मैन दैट पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन एज अ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है, ये कहाँ बताया गया है कि जो रेलवे में कार्यरत लोग हैं उनके द्वारा जो भी पब्लिक मनी है उसका जो यूटिलाइज किया जाना चाहिए वो किसी व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी के फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये कहाँ बात लिखा हुआ है, ये कहाँ मेंशन है? तो ये मेंशन है कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। कहाँ पे मेंशन है? कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब वित्तीय औचित्य के मानक। इसका मतलब क्या है? वित्तीय औचित्य के मानक, मतलब जो भी पैसा खर्चा किया जाएगा उसका क्या है, एक मानक तय किया गया है कि किसी के फायदे के लिए नहीं खर्चा किया जाएगा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खर्चा किया जाएगा, और जो भी पैसा खर्चा किया जाएगा वो क्या हो, ऐसा हो जिसको क्या किया जाए, न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई भी धन राशि खर्चा किया जाता है तो उसका उचित रीजन होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए कि पैसा जो खर्च किया गया है वो किसी व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी के लाभ के लिए नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वित्तीय औचित्य के मानक के रूप में जो है नहीं आता है, कौन सा नॉट अ कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो है नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन डिमांड। क्या होना चाहिए, खर्चा जो होना चाहिए वो डिमांड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा दिया गया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बेनिफिट और प्रॉफिट। तीसरा दिया गया है टीए शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ इनकम। और चौथा दिया गया है पब्लिक मनी इज फॉर अ पर्सन बेनिफिट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक मनी इज फॉर पर्सन्स बेनिफिट। मतलब पब्लिक का जो पैसा है वो किसी पर्सन के, व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं है, पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं है। तो ये क्या होता है, ये कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैन अ रेलवे पर्सन कैन बी रिड्यूस्ड अंडर DAR टू अ लोअर पोस्ट और ग्रेड बिलो हिज रिक्रूटमेंट ग्रेड। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष का जो है DAR के तहत, मतलब रेलवे डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल के तहत क्या है, जिस ग्रेड में वो नियुक्त हुआ था उससे नीचे के ग्रेड में उसका जो क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे में जिस ग्रेड में नियुक्त हुआ है तो पनिशमेंट देकर उससे उसके नीचे ग्रेड में उसको नहीं लाया जा सकता है। क्या कर क्या कर सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अभी क्या है,
मेजर पेनल्टी में एक और माइनर पेनल्टी में कंफ्यूजन में, माइनर पेनल्टी में अगर किसी का जिस ग्रेड में है, मान लीजिए कोई वर्तमान में माइनर पेनल्टी में क्या है, मान लीजिए कोई क्या है अभी टेक 1 में, ठीक है, और क्या किया गया, उसे थोड़े समय के लिए, थोड़े समय मतलब 3 इयर्स, 3 इयर्स के लिए क्या किया गया, उसे अपने वर्तमान ग्रेड से नीचे लाया गया। मान लीजिए टेक 1 में है तो टेक 1 से उसे लोअर स्टेज में, एक लोअर स्टेज यानी टेक 2 में लाया गया। पर ये क्या है, कम्युलेटिव नहीं है, मतलब 3 साल बाद ये अपने आप हट जाएगा, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट रहेगा, तो उस केस में ये माइनर पेनल्टी में आएगा। उस केस में क्या होगा, ये माइनर पेनल्टी में आएगा। यहीं अगर उसको परमानेंटली ग्रेड नीचे कर दिया जाएगा, अगर परमानेंटली ग्रेड नीचे किया जाएगा विथ कम्युलेटिव इफेक्ट जो हो जाएगा, विथ कम्युलेटिव इफेक्ट हो जाएगा, तब वो आ जाएगा मेजर पेनल्टी में, तब वो क्या हो जाएगा, मेजर पेनल्टी में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू DAR NIP स्टैंड फॉर। तो DAR के केस में मतलब रेलवे डिसिप्लिनरी एक्शन रूल के तहत जो है NIP किसके लिए आता है, तो NIP होता है नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी देने के लिए जो नोटिस होता है उसके लिए आता है NIP, नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रूल 14(2) ऑफ द रेलवे सर्वेंट DAR रूल 1968 डील विद। तो रेलवे का जो DAR रूल का 14 का 2 पैरा है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो वो रिलेटेड है रिमूवल या फिर डिसमिशल व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी। जब ऐसा संभव ना हो इंक्वायरी होल्ड करना, तो उस केस में जो रिमूवल या डिसमिशल होगा वो रूल 14(2) के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरम फॉर द डिस्कशन बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट इन इंडियन रेलवे। अभी क्या है कि समय समय पर जो रेलवे के स्टाफ है और रेलवे का जो मैनेजमेंट है उनके बीच क्या होती है, अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत होती रहती है। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग फोरम है, जो भी समस्याएं हैं रेलवे स्टाफ की उसका वो मैनेजमेंट के सामने डिस्कस होता है अलग अलग फोरम के द्वारा। तो इसमें से यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वो जो फोरम है वो नहीं आता है रेलवे के अंतर्गत, तो सही आंसर हो जाएगा विशाखा कमेटी। विशाखा कमेटी जो है रेलवे के अंदर नहीं आता। बाकी तीनों जो है JCM, JCM क्या है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। PNM क्या है, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। और प्रेम क्या है, प्रेम है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। तो ये तीनों ही जो है रेलवे के अंतर्गत आने वाले फोरम है, जिसका यूज जो किया जाता है वो स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच जो भी डिस्प्यूट है, जो भी बातचीत है, उससे रिगार्डिंग इन तीनों फोरम का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी एट हेडक्वार्टर लेवल। क्या पूछा गया है, पीएनएम का जो हेडक्वार्टर लेवल का जो पीएनएम का जो हेडक्वार्टर लेवल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा GM, जनरल मैनेजर जो होते हैं वो पीएनएम के हेडक्वार्टर लेवल के चेयरमैन होते हैं। वहीं आपसे अगर पूछा जाए सेक्रेटरी कौन होता है, हेड चेयरमैन तो GM हो गए, जनरल मैनेजर हो गए। वहीं आपसे पूछा जाए कि अगर सेक्रेटरी कौन होता है हेडक्वार्टर लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे अगर पूछा जाए सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो चीफ पर्सनल होंगे और चीफ पर्सनल ऑफिसर होंगे वही होंगे सेक्रेटरी। वहीं अगर रेलवे बोर्ड लेवल पे कौन होगा चेयरमैन? रेलवे बोर्ड लेवल पे रेलवे रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड लेवल पे कौन होगा चेयरमैन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेंबर स्टाफ। मेंबर स्टाफ जो होंगे वो बोर्ड लेवल पर जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रमोटेड? क्या पूछा गया है? कौन से पनिशमेंट के कारण जो है एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं हो सकता? चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विथ होल्डिंग ऑफ पास, अगर पास होल्ड विथ होल्ड कर दिया जाए, अगर इंक्रीमेंट होल्ड किया जाए विथ परमानेंट इफेक्ट, अगर सेंसर लगाया जाए, या फिर विथ होल्डिंग ऑफ पीटीओ। तो इन चारों केस में से वो कौन सा केस है जो पेनल्टी दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? स्टाफ का प्रमोशन रुक जाएगा। स्टाफ का प्रमोशन रुक जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ परमानेंट इफेक्ट। मतलब अगर किसी स्टाफ का जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट के दौरान क्या किया जाए, अगर उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए परमानेंट इफेक्ट से, तो उस केस में उसका प्रमोशन जो है रुक जाएगा। पर इसमें एक अपवाद है। अगर मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी का जो है, रेलवे स्टाफ का जो है पनिशमेंट क्या है, किसी एक ऐसे फ्यूचर डेट से लगाया जाना है, तो उस केस में क्या होगा, अभी जो उसको प्रमोशन मिलना है वो मिलेगा ही, बाद में उस पे क्या होगा, वो पनिशमेंट लगाया जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए आज की तारीख में, जैसे आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर की तारीख में मान लीजिए क्या है, किसी को प्रमोशन मिलना है और उसको जो पनिशमेंट दिया जाना है वो 30 जनवरी को दिया जाना है, तब उस केस में क्या होगा, उसका प्रमोशन नहीं रुकेगा। तब उस केस में क्या होगा, उसका प्रमोशन नहीं रुकेगा, अगर किसी को फ्यूचर पनिशमेंट दिया जाना है उस केस में तब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑथोरिटी इज empowered टू ऑर्डर और कट इन पेंशन ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर DAR प्रोसीडिंग्स? मतलब क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि ये अधिकार किसके पास है कि किसी रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट का जो पेंशन है उसमें कटौती किया जाए, उसमें कट किया जाए अकॉर्डिंग टू DAR डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल के तहत। तो इसका पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो एक रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट के अगेंस्ट में DAR रूल के तहत उसका पेंशन काट सकता है। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अंतिम सवाल। व्हाट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट DAR रूल? क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म 7 यानी SS7 का यूज किसके लिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू DAR रूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज किया जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का यूज किस लिए किया जाता है? इंक्वायरी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा फोन पे है। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बक्स कंडर को, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।